ओके सो हाय एवरीवन। बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद मैं वापस कमबैक कर रहा हूँ। तो चलो कुछ नई सीरीज से ही स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो ये वीडियो थोड़ा पुराने वीडियो से थोड़ा अलग रहेगा। इस वीडियो में हम मतलब कि जो पहले करते थे कि लाइक कोई कंसेप्ट के ऊपर बात करी कुछ करी, वो सब छोड़ के मैं एक प्रॉपर एक कंपनी है उसके ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च करूँगा और बताऊँगा। अभी जो मैंने एक कंपनी चूज़ करी है वो एसएमई आईपीओ आया था जिसका ई टू ई रेल, उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जिसका पूरा नाम है ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो देखो यार, पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ आप लोगों को कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, अभी अभी सीए बना हूँ। तो बस जो मैंने इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानने का ट्राई किया वही मैं आपको बता रहा हूँ। उससे एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं बता पाऊँगा। सो बस इतना ही है। चलिए, इसके बाद में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो ये पढ़ लेना। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि आखिरकार कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो देखिए, कंपनी अगर देखा जाए ना तो अभी तक 6 वर्टिकल में काम कर रही है। जो सबसे मेन फोकस है ना कंपनी का वो है सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन एस सर्विसेज। तो जब आप रेलवे पे जाते हो और वहाँ पे जो लाल बत्ती, नीली बत्ती वगैरह जो मिलती है ना आपको, वो सारा का सारा काम ये कंपनी करती है। मतलब ये एंड टू एंड करती है, मतलब हर एक रेलवे स्टेशन पर नहीं करती, पर जहाँ का इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वहाँ पे ये काम करती है। देखो, ये टेक्नोलॉजी अलग-अलग है। जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो टेक्नोलॉजी है ना अभी चल रही है लेटेस्ट, ये जो मेट्रोस वगैरह है ना उसमें लग रही है। जिसमें कि आपको 300 मीटर 400 मीटर की गैप में रहेंगी और रेलवे आपस में कम्युनिकेट करेगी। और वही कम्युनिकेट करने के लिए उनको आपस में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा ना, तो वो आपस में सिग्नल छोड़ती है, कुछ भी करती है। तो उसी का काम ये करती है। इसके अलावा जो अ, ट्रेन आती है और वो पता पता चल जाता है कि इस पटरी पे वो ट्रेन है, उस पटरी पे वो ट्रेन है। तो वो ये जो पीआई, आरआरआई ये जो होती है ना, ये सारी की सारी यही टेक्नोलॉजी है जो कि टेलीकम्युनिकेशन या फिर सिग्नलिंग का काम करती है। इससे ही कंपनी का मेजर रेवेन्यू अभी आ रहा है जो कि है 43% के आसपास। इसके अलावा जो कंपनी सेकेंड काम कर रही है वो कर रही है इलेक्ट्रिफिकेशन। जो आप रेलवे स्टेशन पे देखने जाते हो, जो ऊपर तार जाते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, घर वाले बचपन से बोलते हैं कि इसके अंदर करंट है, मतलब बच के रहना, जो भी। और आपने वीडियो भी देखे होंगे कि कुछ लोग उसको छूते ही और उनको बहुत खतरनाक झटका लगता है और मर जाते हैं। तो सेम वही जो ऊपर वाला तार है ना, वही ये कंपनी बनाती है और लगाने का काम करती है। तो वहाँ से इसका 27% रेवेन्यू आता है। अब देखो यार, मैन्युफैक्चर करती है इसका कंफर्मेशन नहीं है, बट कंपनी ने हर जगह पे यही बोला है, एंड टू एंड, एंड टू एंड, एंड टू एंड। तो मैं मानता हूँ कि ये जो प्रॉपर इनको बनाना तो नहीं होगा, वो तो मुश्किल है, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग होता तो कंपनी का इतना ज़्यादा मार्जिन मुश्किल है। बट मुझे लगता है कि कंपनी जो ये किसी से तार खरीदती होगी और उसको एंड टू एंड लगा के देती होगी, ऐसे नहीं कि वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर देती होगी। तो उसके हिसाब से शायद उन्होंने ये बोला होगा। थर्ड काम है ये टर्न के प्रोजेक्ट्स वगैरह करती है, जो रेलवे की पटरी वगैरह बिछती है ना, तो वो काम करती है ये रेलवे के लिए कि कहीं जैसे एक नई रेलवे की पटरी डालनी है तो उसका काम आ गया कंपनी के पास में। तो अब इसमें भी कंपनी ने वही बताया है हर जगह पे, जहाँ भी मैंने पढ़ने का ट्राई किया तो वो यही बता रही है, एंड टू एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और ये वो। तो उस हिसाब से अपन ये कह सकते हैं कि कंपनी मतलब कि कोई भी काम सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं कर रही। क्योंकि जब मैंने इसकी अर्निंग कॉल पे पढ़ी थी वहाँ पे भी कंपनी ने बोला कि हम बहुत छोटा काम है जो कि सब कॉन्ट्रैक्ट करके देते हैं, वरना सारा काम हम खुद ही करते हैं। तो उस हिसाब से समझ में आता है कि कंपनी पूरा इंस्टॉलिंग, टेस्टिंग वगैरह सब कुछ अपने आप करती है। मैन्युफैक्चरिंग को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि एंड टू एंड में तो मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग भी आता है। ठीक है। इसके अलावा जो प्राइवेट साइडिंग का भी कंपनी के पास में है, रेवेन्यू मिक्स जो छोटा ही है। मतलब प्राइवेट साइडिंग में आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं हूँ इंडियन ऑयल या फिर मैं हूँ अडानी या फिर अंबानी। तो क्या है कि रेलवे अपने रेलवे स्टेशन तक तो कंस्ट्रक्ट करके दे देती है, बट अगर आपको आपके जहाँ पे आपका मतलब कि डिपो, टर्मिनल या फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ तक अगर अगर आपको ले जाना है, तो भाई ये तो आपकी ज़िम्मेदारी है ना कि आप आगे का रेलवे का काम कंस्ट्रक्ट करवाओ। तो उसी को बोलते हैं प्राइवेट साइटिंग। जो प्राइवेट पटरियाँ रहती है अडानी, अंबानी, इंडियन ऑयल की, इनकी, तो उसके ऊपर कंपनी काम करती है। इसके अलावा कंपनी का एक नया विंग भी है जिसमें इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग एंड रिसर्च कर रही है। जो सॉफ्टवेयर वाला काम है ना, और रिसर्च एंड डेवलपिंग वगैरह, वो सारे काम भी कंपनी करती है, जिससे अभी बहुत ही मिनिमल सा रेवेन्यू आ रहा है, 4%। प्लस अब भी कंपनी का एक हीरो प्रोडक्ट बन रहा है ये नोवा। और यही मेरे हिसाब से अगर कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस या फिर ट्रैक करना है तो इसी के ऊपर करो। क्योंकि कंपनी जो कवच सिस्टम जो अभी सभी रेलों में इंस्टॉल करने की बातें चल रही है, उसके ऊपर ये काम कर सकती है। बट अब भी इसके साथ में ये है कि अभी ये टेस्टिंग फेज़ में है। जब ये प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा और फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, तो एज़ पर कंपनी कंपनी कुछ बता रही है, शायद मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। कंपनी, हाँ, कंपनी लगभग बता रही है, नहीं निकाला, हाँ, कंपनी लगभग बता रही है कि 1.5 से लेके 2 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, एड्रेसेबल मार्केट कैप।
कवच का, तो उस हिसाब से समझ लो कि कंपनी को उससे 25 से 30% एबिटडा अगर आता है, मतलब मैं मानता हूँ कि चलो इसको 15,000 करोड़ का ही इसमें से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, और अगर उसका अपन 25% करते हैं मोटा मोटी, तो 15,000 करोड़ इंटू 25% करते हैं, तो कंपनी को 3750 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आ सकता है एबिटडा लेवल पे। तो यही अगर देखा जाए ना, तो कंपनी के लिए एक मतलब बोलते हैं ना कि कंपनी की दसों दिशाएं बदल जाए, तो ये उसी प्रकार का कंपनी के लिए प्रोजेक्ट है। बट वही बात है कि अभी ये कवच कहाँ पे चल रहा है, अभी ये सीसी अप्रूवल पर ही है। अभी फील्ड के ट्रायल चलेंगे सितंबर 2026, 2 महीने बाद। फिर प्रोटोटाइप का अप्रूवल होगा, अगर हो जाता है तो 20% के आसपास इसको ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कोई लिमिट लगा के रखी है। तो अगर 1.5 लाख करोड़ का 20% भी करते हैं तो 30,000 करोड़ होते हैं। मैंने तो अभी आपको 15,000 करोड़ पे ही कैलकुलेशन बताया, उस हिसाब से भी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। तो अगर एक ही इस वजह से ही मैं इस कंपनी को अभी ट्रैक कर रहा हूँ। मेरा अभी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है भी नहीं, क्योंकि भाई इतनी कैपिटल नहीं है जितनी इसमें लगती है, क्योंकि ऐसे में आईपीओ आपको पता होगा। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कंपनी दो तरीके के मार्केट को कैटर कर रही है, एक बिजनेस टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू गवर्नमेंट जो है ना, मतलब कि गवर्नमेंट, अब आपको यहाँ समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ वर्किंग कैपिटल के लगेंगे। तो कंपनी ने खुद एक्सप्लेन करके रखा है। जब तुम कंपनी का क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन पढ़ोगे, तो उसके अंदर उन्होंने क्लियर बोला है कि इसमें वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा है, 120 दिन का। बट यहाँ पे बात अच्छी है कि यहाँ पे 60% से ऊपर का मार्जिन है। तो अगर इतना ज़्यादा मार्जिन रख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वर्किंग कैपिटल की अगर ज़्यादा दिन भी है तो कोई प्रॉब्लम होगी। क्योंकि एक बात है, गवर्नमेंट से पैसे आए नहीं तो कल आ जाएंगे। बट ये है कि गवर्नमेंट से पैसे निकालने में थोड़ी आपकी चप्पलें घिस जाती है, ये सबको पता है। तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो थोड़ा बिजनेस टू गवर्नमेंट है तो वर्किंग कैपिटल के कंपनी में लफड़े बहुत ज़्यादा होंगे। इसके अलावा कंपनी का जो बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट है, वहाँ पे मार्जिन बहुत कम है। बट वहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की साइकिल है वो भी तो 45 दिन की है। मतलब मान लो कि अगर एक गवर्नमेंट का काम करते हैं तो उसको 120 दिन लग रहे हैं, जबकि यहाँ 40 दिन लग रहे हैं। मतलब 3 गुना ज़्यादा काम कर सकते हैं बिजनेस टू बिजनेस में। तो उस हिसाब से अगर मैं ये मार्जिन देखूँ ना, तो ये 12 से हो जाता है 36%। मतलब ये थोड़ी हाई लेवल थिंकिंग है। बट अगर आप सोचो कि मान लो कि आप 100 रुपये का काम 40 दिन में कर देते हो और उसको पैसा मिल जाता है, तो आप ऐसे करके 300 रुपये का काम कर पाओगे 120 दिन में, जबकि यहाँ से तो 100 रुपये की कैपिटल ही निकलेगी इतने दिन बाद। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसका 36% मार्जिन हो जाता है। ठीक है। अब मैंने नोवा टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर ली। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये वही है, एक्सेप्टेंस रेडी पे कंपनी ने अभी सीसी अप्रूवल बोला है, तो अपन मई 26 में बैठे हैं। अब सॉरी, जून 26 हो गया है, वो भी खत्म होने वाला है। तो अभी यहीं पे कहीं पे बैठे हैं अपन, कि सब अभी इंटीग्रेशन वगैरह चलेगा। और इसके लिए कंपनी की, मतलब जब आप अर्निंग कॉल वगैरह पढ़ोगे, तो वहाँ कंपनी क्लियर बोल रही है कि हमने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट वगैरह भी सब चालू कर दिए हैं। और हो सकता है मतलब कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर सही साट जाता है तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी जीतेगी। चलो, अब चलते हैं सबसे पहले अपन कंपनी के फिनेंशियल्स को समझने पर। तो मैं सीधा आ, यही खोल लेता हूँ स्क्रीनर। तो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा था, ये रहा मेरे सफारी के अंदर E2 की कंपनी का। तो अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ, तो मैं पी रेशो को ज़्यादा महत्व नहीं देता, मैं देता हूँ पीईजी रेशो को। तो कंपनी का पीईजी रेशो 0.96 है। इट मीन्स कंपनी का जो पी रेशो है, अगर उसको डिवाइडेड बाय करते हैं ग्रोथ इन अर्निंग, तो उससे 0.96 आ रहा है। मतलब कंपनी एक तरीके से देखा जाए तो 28% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा रही है। मतलब कि पी रेशो कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल है। और कंपनी की अगर हेल्थ की बात करें, तो क्विक रेशो भी सही है कि 1 से ज़्यादा होना चाहिए, परफेक्ट है। एंटरप्राइज वैल्यू कंपनी की 527 करोड़ हो रही है। एंटरप्राइज वैल्यू में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कंपनी की मार्केट कैप प्लस डेट माइनस जब केस करते हैं, तो उससे जो वैल्यू आती है वो। तो अपन देखो, एक बार के कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, मेरे पास है कंपनी की मार्केट कैप 470 करोड़। ठीक है। तो अगर मैं 470 करोड़ को, डेट कितना कंपनी के ऊपर 164 करोड़, ठीक है। तो 470 71 प्लस 164 माइनस कर देता हूँ अगर मैं कंपनी का कैश, कैश है कंपनी के पास 108। तो ये मेरी 527 CR आ रही है। तो परफेक्ट वही है, क्योंकि अभी लेटेस्ट डेटा है, कोई टीटीएम ट्रेलिंग टू द मार्केट वाला नहीं है, ट्रेलिंग 12 मंथ नहीं है। तो उस हिसाब से अभी कंपनी के जो रेशो है वो आप कंपेरेबल है पूरे के पूरे। और वर्किंग कैपिटल भी कंपनी की ठीक ठीक है। बस दिक्कत है फ्री कैश फ्लो में, क्योंकि ये तो कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहे भैया। उसके वही नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के बारे में अगर बात करें तो। देखो, चार्ट मुझे देखना आता नहीं, तो मैं चार्ट के ऊपर बात नहीं करूंगा। ओके, सो कंपनी का P&L स्टेटमेंट देख लेते हैं अपन पूरे साल का। तो कंपनी का मार्च तो इसके अंदर अंदर 135 करोड़ का था, उसको बढ़ा के कंपनी 380 करोड़ पे ले गई। मतलब कहीं ना कहीं 3 गुना के आसपास कर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कहीं वही रह रहा है, 11% 10% के आसपास।
तो ठीक है, स्टेबल है। इसके अलावा कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। आगे चलते हैं। अब भी अगर मैं बात करूँ कंपनी की बोरोविंग की, तो कंपनी की बोरोविंग लॉन्ग टर्म की तो बहुत कम है, बट ये शॉर्ट टर्म की बोरोविंग 149 करोड़ इसीलिए आपको ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि वही वर्किंग कैपिटल साइकिल का ही इशू है। क्योंकि गवर्नमेंट से पैसे निकालना मतलब आपको भी पता है, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है अपने देश में। हो सकता है वीडियो टेक डाउन हो जाए, उस हिसाब से आप सोच ही लेना। और ये देख लीजिए, यहाँ पे भी दिख रहा है। अब देखिए, अगर ये किसी दूसरे सेक्टर में कंपनी होती ना, अगर बिजनेस टू गवर्नमेंट को छोड़ के, तो ये मेरे लिए रेड फ्लैग होता। रेड फ्लैग तो खैर यहाँ पे भी है, क्योंकि कंपनी सही से कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। बट जब कंपनी को मैंने और डीप डाइव किया, तो उन्होंने बताया कि जो 102 जो 90 करोड़ के आसपास का यहाँ पे जो डेट था, मतलब कि ये जो ट्रेड रिसीवेबल है, तो वो ऑलरेडी आ चुका है। तो मतलब अभी कंपनी को 140 करोड़ के आसपास और लेने थे, जब ये रिपोर्ट बना के आई थी कंपनी की तरफ से। तो उस हिसाब से देखे जाए तो डेटर्स के ऊपर भी कंपनी ने बहुत अच्छे से कॉन कॉल में किया था। जब मतलब एक तरीके से जब मैंने कॉन कॉल कंपनी की पढ़ने की ट्राई करी थी, उस समय आप देखना, मतलब कंपनी जेन्युइनली खुद से ही आगे रह के बोल रही कि हाँ, हमारे डेटर्स में इशू है। सो ओके, डेटर्स के ऊपर अपन बात करें तो ये देखो, कंपनी ने यहाँ क्लियर ही इनके बारे में बताया था कि जो 45 दिन चालू हुआ था महीना, मतलब कि ये 15 कब करी थी कंपनी ने रिकॉर्ड इसको, कंपनी ने रिकॉर्ड करी थी 21 मई को, तो मतलब कि 50 दिन के आसपास हुआ था। तब कंपनी खुद बता रही है आगे रह के, जो मतलब कि अर्निंग कॉल का पहला सेक्शन होता है, जब कंपनी अपनी पूरे फाइनेंशियल्स को बताती है, तो उसमें उन्होंने प्रॉपरली इसको रखा है कि यार हमको डेटर्स रिसीव करने थे, और अभी 90 डेज के 90 करोड़ के आसपास का हमारे को अमाउंट रिसीव हो गया है। और उन्होंने रीज़न भी बताया कि जो लास्ट मंथ रहता है ना, उसके अंदर हेवी बिलिंग होती है। अब मैं आपको इसको सिंपली एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो, रेलवे वगैरह में ये होता है कि बजट पास हो जाता है 1 फरवरी को, जब बजट आता है देश का। फिर क्या होता है कि 1 अप्रैल से वो बजट के ऊपर काम चालू होता है। बट आपको पता है किस देश में रहते हैं, बहुत महान देश है हमारा। तो हमारे महान देश में यही दिक्कत है कि वो बजट जो फर्स्ट हाफ आता है ना, तब तक तो उसको वसूल भी नहीं किया जाता, मतलब वो ऐसे ही पड़े हैं, ठीक है। फिर आखिरी में उनको होश आते हैं बाबू लोगों को कि भैया टारगेट अचीव करने हैं। तो वो फिर टारगेट अचीव करने के चक्कर में आखिरी में सारा बजट एक साथ यूज़ कर लेते हैं कि लाइक आप तो बिलिंग कर दो, हम सब देख लेंगे। तो उसी चक्कर में जो हेवी बिलिंग होती है कंपनी की, वो मार्च के महीने में होती है। अब इसको आप एक दूसरे तरीके से भी ले सकते हो कि कंपनी हो सकता है सेल्स को इन्फ्लेट कर रही है, बट गवर्नमेंट के केस में सेल्स से इन्फ्लेट करना थोड़ा मुश्किल है। और यही प्रॉब्लम आ रही है कि कंपनी जो अपना केस है, वो कन्वर्ट नहीं कर पा रही है फ्री कैश फ्लो के रूप में। मतलब कंपनी का ये हमेशा से ही नेगेटिव आ रहा है। पूरे नेगेटिव आना मतलब कि कंपनी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की वजह से कंपनी बैंक्रप्सी पे भी जा सकती है। खैर गवर्नमेंट है तो मतलब कि लोग दे देते उधारी, क्योंकि उन्हें पता है ना गवर्नमेंट से पैसा आ जाएगा। तो डेटर्स कंसर्न के ऊपर मैंने बात कर ली, कैश फ्लो के ऊपर भी बात कर ली। अब अगर इस कंपनी में एक और अच्छी बात है, तो वो है कंपनी के पास ऑर्डर बुक। तो ये देखिए, कंपनी बता रही है, देखो मैं जीएसटी एसटी ये तो सब चोचले हैं लोगों को बताने के, अपने को एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखना है कि कंपनी के पास में 860 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। जो कि कंपनी ने यहीं कहीं, अगर आप नीचे देखोगे कि उसमें पाइपलाइन में भी गवर्नमेंट से ज़्यादा है। और अगर यहाँ नीचे देखोगे तो प्रॉपर उन्होंने बताया कि कितने कितने टाइम पे हो जाएगा सब कुछ, उनकी जो ऑर्डर बुक है क्लीन। तो मैक्सिमम कंपनी की ऑर्डर बुक 30 महीने से ज़्यादा चलेगी, ठीक है। तो मतलब कि अपन मान सकते हैं कि 860 करोड़ में से 200 250 300 करोड़ का रेवेन्यू तो क्लियर दिख रहा है आपके सामने, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ आते हो, तो ये देखिए कुछ लास्ट डेज में ही 48 करोड़ का और मिला, जो कि 12 दिन में कंप्लीट, 12 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 31 करोड़ का और मिला, 22 23 करोड़ का और मिला, जो कि ये मतलब कि इसी साल कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप 24 जून के ऊपर बैठे हो, तो अगले साल 24 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। ये 6 महीने वाला तो इसी फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं जो कंपनी का रेवेन्यू है ना, वो अपन आराम से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना, अगर 800 करोड़ में मैं ये 100 करोड़ और जोड़ देता हूँ, तो कंपनी कर लो 900 950 करोड़ के आसपास का और रेवेन्यू आ रहा है कहीं ना कहीं से। तो इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि जैसे अगर 950 करोड़ में भी मैं मानता हूँ कि मुझे 10% का ही मार्जिन मिलता है, जो अभी तक मिलते आ रहा है, तो 10% का मार्जिन मिलेगा, मैं 90 करोड़ 95 करोड़ बना लूंगा। जबकि मेरी कंपनी की मार्केट कैप भी बहुत ही कम है, 470 करोड़। तो उस हिसाब से देखा जाए ना, तो कंपनी का बहुत ही ज़्यादा रिलायबल, मतलब कि जो कैश फ्लो है, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक नॉर्मल बंदा भी प्रिडिक्ट कर सकता है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ही कठिन कंपनी है जिसका रेवेन्यू वगैरह अपन वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, कंपनी ने यहाँ पे बताया था बेचारे ने कि 48% ऑफ जो फाइनेंशियल 26 का रेवेन्यू है ना, वो एक ही मंथ में हुआ है, 183 करोड़ के आसपास का। तो उस हिसाब से देख लो यार, वो तो केस 45 दिन में अगर उसकी साइकिल मानते हो, तो कन्वर्ट ही बाद में होगा, कितना ही कर लो तुम। अब
फिनेंशियल्स के ऊपर आने के बाद में फिनेंशियल्स में और मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा बहुत अनोखा कुछ बचा है जो कंपनी के बारे में बताया नहीं गया है। फिनेंशियल्स में ऑलरेडी अपन ने मेन-मेन चीज़ें मेन-मेन चीज़ों के ऊपर बात कर ली है। अब मेरे हिसाब से इसी पे चलते हैं कि कंपनी में और रिस्क क्या-क्या है। तो देखो, सबसे ज़्यादा अगर रिस्क है ना कंपनी में, तो वो यही है कि सब्सटेंशियल रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट से रेवेन्यू आना दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसमें कहीं न कहीं आपको पता है कि कनेक्शंस लगते हैं। कनेक्शंस के साथ-साथ में ये है ना कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लो वैल्यू नहीं रखी, तो आप कॉन्ट्रैक्ट हार जाओगे, कुछ भी हो जाएगा। और इसके ऊपर कंपनी का जो रिस्क वाला पार्ट था ना, जो डीआरएचपी में फाइल किया था, वहाँ कंपनी ने इसके ऊपर बहुत अच्छे से बखान किया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो क्या होगा। और इसके अलावा सेकंड रिस्क वही वर्किंग कैपिटल वाली है, कि कंपनी के बहुत ज़्यादा पैसे हैं ना, वो कहीं न कहीं वर्किंग कैपिटल में फँसे हैं। और वही बात है कि कंपनी को हो सकता है अभी, तो कंपनी के पास में 150 करोड़ के आसपास केस पड़ा है। बट अगर अभी भी उनका केस कन्वर्ट होके नहीं आता है, तो कंपनी को और लोन लेना पड़ेगा। लोन लेगी तो कंपनी की इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है वो फालतू की बढ़ेगी, इससे मार्जिन में हिट होगा। इसके अलावा जो कंपनी हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री में, यहाँ अगर एक बार की भी ब्लैक लिस्ट हो गई कंपनी, ये खुद कंपनी बोल रही है उनके डीआरएचपी में, अगर एक बार की भी ब्लैक लिस्ट हो गई तो रेवेन्यू जीरो हो जाएगा अगले ही दिन। और कंपनी ने एक और पॉइंट हाईलाइट किया था कि उनके जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, उनको पेनलाइज़ किया है सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर। अब उन्होंने नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया था, मैंने और उसके ऊपर पढ़ा बट नहीं मिला। तो ये कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना साला, वो कहीं न कहीं गेम बना सकता है, ठीक है? इसके अलावा नेगेटिव कैश फ्लो के ऊपर बात कर लिए। और रेवेन्यू जो कंपनी का है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है। जो टॉप 10 कस्टमर है, मतलब कि रेलवे वाले ही उसमें बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अडानी है और 1-2 और है जो अपन ने अभी देखे थे थोड़ी देर पहले। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। रेलवे के अलावा और कौन होगा? ये ये देखो अडानी। और तो ये तो सारे के सारे ही रेलवे वाले हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए ना, तो मुझे लगता है कि कंपनी की रेवेन्यू कंसंट्रेशन की भी प्रॉब्लम है। खैर उसी को सोल्व कंपनी कर रही है कि कम से कम वो प्राइवेट साइडिंग वाले बिजनेस में है, कि जो अडानी अंबानी आईओसीएल वगैरह इनके लिए काम करेगी। तो हो सकता है कि वहाँ से उनका रेवेन्यू थोड़ा स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं रिस्क है जो कि मेरी पकड़ में आई। और ये देख लो, ये मैंने प्रॉपर वर्किंग कैपिटल के लिए लगाया था। 2025 में 204 करोड़ की वर्किंग कैपिटल अटकी थी। सितंबर जब कंपनी का आईपीओ आया था उस समय की बात है। और उसके पहले 200 करोड़ की थी। तो कहीं न कहीं वो बढ़ती ही जा रही है, ऐसी कम नहीं हो रही है। 1 साल पहले तो 134 की थी, वो 204 हो गई, मतलब 60-70 करोड़ फिर फँस गए कंपनी के। उस हिसाब से थोड़ा बिज़नेस देखने लायक है। सैलरी के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा मैनेजमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट कैसा क्या है। तो जो मैनेजमेंट में की मैनेजरल पर्सन है सोराजीत मुखर्जी, वही मेन आदमी है। उनकी सैलरी 30, जब मतलब ये मैंने डीआरएचपी से निकाला था, उस समय तक 51 लाख उन्होंने निकाली थी कंपनी से पिछले साल। और अब वो 1 करोड़ 15 लाख के आसपास ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि मैं हेल्दी ही मानूँगा। क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू वगैरह और कंपनी जैसे है ना, तो 1 करोड़ लेना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सीएफओ भी कंपनी का कोई ज़्यादा रुपए नहीं ले रहा है। और उस हिसाब से देखा जाए, कहीं न कहीं कंपनी बहुत अर्ली स्टेज वाली है, क्योंकि कंपनी ने एक जगह पे अपना सारा का सारा बखान किया है। देखो मैं आपको बताता हूँ, कंपनी को इसे कंस्ट्रक्ट हुए भी कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2010 में ही बनी है। और देखिए, पिछले 16 साल में ही कंपनी अगर इतना रेवेन्यू कर रही है ना, वो भी गवर्नमेंट के केस में, तो कहीं न कहीं कंपनी के मतलब कि जो पैर है ना, वो अच्छे खासे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं गड़े हुए। तो उस हिसाब से अपन समझ सकते हैं कि हाँ, कंपनी का रेवेन्यू भी प्रिडिक्टेबल है और मैनेजमेंट कहीं न कहीं कैपेबल है। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट कुछ भी उठ के आ गया है। सो ओके, कंपनी के बारे में मैंने इतना ही एनालिसिस किया है। अगर इसके अलावा और भी कुछ आता है, अभी ये कंपनी बस मेरी एक तरीके से, मतलब वो बर्ड आई व्यू रहता है ना, कि इसके ऊपर नज़र रहनी चाहिए कंपनी के ऊपर। तो ये कंपनी है कहीं न कहीं जिसके ऊपर मेरी अभी नज़र है। तो मैं ये कहीं नहीं बोलूँगा कि आप इसको बाय कर लो और चले जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तो बाय में नहीं होगी, क्योंकि इसके 800 शेयर आपको एक साथ खरीदने पड़ेंगे। आपको पता ही होगा एसएमई का रूल। तो 800 शेयर अगर आप बाय कर सकते हो एट द रेट ऑफ, कितनी चल रही है प्राइस? 800 इंटू 273, 800 इंटू 273, तो आपके पास कहीं न कहीं 2,20,000 रुपए होने चाहिए। अगर इतने हैं, तभी आप बाय कर पाओगे। और अभी मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि एसएमई कंपनी है तो दूर रहिएगा। बट अब चलो अपन मोटा-मोटी इसकी वैल्यूएशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या कंपनी की वैल्यूएशन जस्टिफाइबल है। तो मैं ऐसे ही आपको मोटा-मोटी समझा देता हूँ। अगर कंपनी ऐसी ही ग्रो करती रहती है, अब इसके लिए मैंने खुद का एक वो बनाया है, मेरा खुद का डीसीएफ कैलकुलेटर है, तो उससे ही मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। और वो उसमें से और भी थोड़े एक्स्ट्रा एनालिसिस हो जाएँगे, ठीक है? सो ओके, अगर वैल्यूएशन की बात करें तो मैंने ये खुद का डीसीएफ कैलकुलेटर बनाया है विद द हेल्प ऑफ पाइथन, चैटजीपीटी,
क्योंकि जीपीटी जिंदाबाद भैया। तो देखो इसके अंदर क्या है कि मैंने कंपनी को रिसर्च किया, अब कंपनी के बारे में मैंने डिटेल निकाल ली। अब देखो इसके अंदर मैंने कुछ फिल्टर्स लगाए हैं कि क्या बिजनेस मतलब कि कहीं ना कहीं मोट वाला है कि नहीं है, कैपिटल को कितना अच्छे से यूज़ कर रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं कंपनी के पास में ज़्यादा मोट अच्छा नहीं, क्योंकि 10% के मार्जिन पे खेल रही है। ठीक है, प्रॉफिटेबल है बट मतलब कि कॉस्ट इन्फ्लेशन के लिए सेंसिटिव है। फिर आरओई भी 9% के आसपास है, जो कि मतलब कि रहता है ना कि कमी है। फिर और देखो जो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेती है उनका 9% 10% के आसपास ही रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट पैसे ही कम देती है और उस पर भी वो 10% 5% ही मार्जिन लेने देती है। अब इसके अलावा अगर बात करें अपन हिंडनबर्ग स्टाइल में, तो वो तो भाई काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है ही नहीं। तो इसको मैं अभी के लिए छोड़ देता हूँ। अब कंपनी के बारे में यही सब करते ही ये मैंने थोड़ा मोंटे कार्लो वगैरह बहुत एडवांस चीज़ लगाई है, वो खैर आपको समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए ये मोंटे कार्लो खुद बता रहा है कि कंपनी की सजेस्टेड ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा हो सकती है। बट देखो कंपनी का अपन अगर नॉर्मली देखा जाए ना, तो कंपनी पिछले जो 3 साल है उसमें वो 41% से ग्रो करी है। तो मैं मान रहा हूँ कि 20 से 30% तो करेगी आगे नेक्स्ट 3 साल में। फिर वो 15 से 20% ग्रो करेगी, फिर मान लेते हैं कि 10 से 15% ग्रो करेगी 9 साल तक। तो इस हिसाब से देखा जाए ना, और अगर मान लो कि कंपनी की ये उसने खुद ने कैलकुलेट किया है सारा का सारा, जो कॉस्ट ऑफ डेट जितने मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस जा रही है मेरी, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आ रही है, ये जो होता है ना अपना क्या होता है रिस्क फ्री रेट प्लस जो रहता है ना कि रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा करके जो फॉर्मूले से निकलता है जब आप सीए फाइनल के एग्जाम देते हो और एएफएम के पेपर में बैठते हो, तो वहाँ पता चलता है। उसी को मैंने थोड़ा बाइफरकेट करके इसे छोटे में समझा के रखा है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 12.5% की इसकी वर्किंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कंपनी की। तो उस हिसाब से मैं मतलब कि उसी से डिस्काउंट करूँगा, मतलब ये खुद कर देगा सिस्टम। और 10,000 उसने सिनेरियो एनालिसिस करे। अब करेंट मार्केट कैप कंपनी की 471 करोड़ है। बट अगर मैं इस वैल्यूएशन के हिसाब से चलता हूँ जो मैंने ग्रोथ रेट देके देखी थी, तो कंपनी कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड आ रही है कि अभी थोड़ी ज़्यादा प्राइस्ड है। बट सही बात पूछो तो कंपनी अगर 41% से ग्रो कर रही है, और कंपनी को अगर ये वैल्यूएशन जस्टिफाई करनी है 471 करोड़ की, तो कंपनी को 16.5% से ग्रो करना पड़ेगा 10 साल तक। जबकि कंपनी पिछले 3 साल में 41% से भागी है। तो कहीं ना कहीं मुझे वैल्यू जस्टिफाइबल लग रही है। कोई ऐसी मतलब बहुत खतरनाक नहीं चाहिए ग्रोथ, जैसे कि नायका वगैरह के केस में चाहिए कि भाई अनसर्नी ग्रोथ चाहिए तभी जाके वैल्यूएशन जस्टिफाइबल है। इस कंपनी के केस में ऑलरेडी जस्टिफाइबल है, पीजी रेशो भी क्लियर बता रहा है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से मैं मॉडरेटली वैल्यूड बोलूंगा इस कंपनी को, क्योंकि हल्की सी प्रीमियम दे सकते हो, छोटी कंपनी है तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, क्या कुछ नई चीज़ ऐड कर सकता हूँ, ये सब आप कमेंट करके बता देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो इससे और अच्छी क्वालिटी वाला आए। और आप कंपनी भी कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सी कंपनी के ऊपर रिसर्च करूँ। अदरवाइज़ मेरा मन है कि मैं जो ई2ई नाम से ही एक कंपनी है नेटवर्क्स वाली, जो कि डेटा सेंटर के बिजनेस में है, तो मेरा मन है भी इस कंपनी को एनालिसिस करने का। तो अब आप बता दीजिए कि मैं इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करूँ, क्योंकि टाइम लगेगा भैया। अब ये तो मैंने क्या है कि फटाफट कर दिया था, थोड़ा मतलब मक्कारी मारी थी। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ऑडियंस से झूठ किस बात का ही बोलना भैया, क्योंकि नहीं भी चली ये वीडियो तो भी आप ही देखने वाले हो 4-5 लोग। तो ठीक है, यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई होप कि मैं थोड़ा रेगुलर होने का ट्राई करूँ, क्योंकि अब मेरी एग्ज़ाम हो गई है, मैं सीए बन चुका हूँ। तो आई डोंट थिंक सो दैट आई हैव एनी इशू, बट अभी वही कैंपस प्लेसमेंट, इंटरव्यू प्रॉब्लम, बहुत सारी ज़िंदगी में चोटें चल रही है। तो बस उनको सबको भी ध्यान में रखते हुए और कंपनी के ऊपर भी काम करते हुए, आई अश्योर, मतलब फाइनल तो नहीं बोल सकता बट आई विल अश्योर यू कि थोड़ी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने का ट्राई करूँगा। बट मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ी क्वालिटी वाले वीडियो लाऊं, चाहे कम लाऊं पर अच्छे लाऊं। आप आगे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं कंपनी एनालिसिस कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं करूँ। अगर आपको लगता है कि यार तू तो बहुत ही घटिया एनालिसिस कर रहा है, तो उसके ऊपर भी बात कर देना। मतलब कुछ भी करो भैया, बताओ, ताकि आप बताओगे तभी जाके मैं अपडेट करूँगा खुद को, और तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा और तभी मेरा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ही समझाते समझाते तो मैं समझूंगा। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बात कर ली। तो बाय बाय, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।